एक लाइन छोड़ो, स्टार डालो, हेडिंग लगाओ, प्रेशर एट हॉरिजॉन्टल लेवल इनसाइड अ लिक्विड, प्रेशर एट हॉरिजॉन्टल लेवल इनसाइड अ लिक्विड। अब इसमें नोट करके पॉइंट लिखो, नोट करके पॉइंट लिखो। फॉर अ नॉन एक्सेलरेटिंग, फॉर अ नॉन एक्सेलरेटिंग for a non-accelerating fluid with same height at all points, the horizontal pressure is same. No, the horizontal pressure is same. Horizontal pressure is same. ठीक है, अब देखो, जैसे कि मान लो ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है और ये एक कंटेनर है, ठीक है। इसकी हाइट, इसके अंदर जो लिक्विड है उसकी हाइट h है, इसके अंदर जो लिक्विड है उसकी हाइट h है, इसके अंदर जो लिक्विड है उसकी हाइट h है, ठीक है। यहां पर, यहां पर, यहां पर, ये तीन जगह पे मुझे प्रेशर निकालना है। इसको मैं बोल देता हूँ 1, इसको बोल देता हूँ 2, इसको बोल देता हूँ 3। बोलो क्लियर है। इसके ऊपर कौन प्रेशर लगा रहा होगा? PA एटमॉस्फेरिक। यहाँ ऊपर से कौन लगा रहा होगा? यहाँ पे एटमॉस्फेरिक। बोलो क्लियर है, ठीक है। अच्छा, मुझे आप बताओ प्रेशर एट 1 क्या हो जाएगा? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, हाँ, प्लस प्रेशर ड्यू टू एयर। यहाँ पे प्रेशर एट 1 2 क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम प्लस प्रेशर ड्यू टू एयर। यहाँ पे प्रेशर एट 3 क्या हो जाएगा? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम प्लस प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम कितना होता है? प्लस PA। प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम कितना होता है? प्लस प्रेशर एट लिक्विड कॉलम कितना होता? क्या तीनों सेम है? चेक करो, ठीक है। तो एक चीज हमें समझ में आई कि अगर शेप कुछ भी हो, शेप कुछ भी हो, अगर हाइट सेम है लिक्विड की, अगर हाइट सेम है लिक्विड की, कंटेनर का शेप कुछ भी होने दो, अक्सर इसमें देख के लोगों को ऐसा लगता है यहाँ पे नीचे ज्यादा प्रेशर लगेगा, यहाँ पे देख के ऐसा लगता है यहाँ कम प्रेशर लगेगा, ठीक है, या यहाँ कुछ अलग होगा। लेकिन हमें दिख रहा है, हमने तीनों केस में जो प्रेशर आया है बॉटम पे वो क्या आया? सेम आया। तो एक चीज तो याद रखो कि अगर फ्लूइड रेस्ट पे है और फ्लूइड की हाइट जो है, हाइट वो सेम है, तो बॉटम पे लगने वाला प्रेशर सेम ही रहेगा। नहीं, अगर ये इन सबको अगर मैं ज्वाइन कर देता, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो प्रेशर होता तीनों पे वो क्या होता? सेम ही होता, अगर हाइट सेम रहती तो। इससे हम लोगों को आगे हॉरिजॉन्टल लेवल पे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर देखना है, ठीक है। जब अलग अलग टाइप के कंटेनर दिए रहेंगे उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। इसे हमें लगता है कि अलग अलग प्रेशर होना चाहिए, उसी को पैराडॉक्स बोलते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, ये दिख रहा है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, मतलब ये तीनों का लेवल जो है ये सेम है। कंटेनर भले तीनों अलग अलग है, तीनों का लेवल सेम है। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे लिक्विड का प्रेशर क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। तो अगर मैं मान लो एक कंटेनर ऐसा ले लूं, एक कंटेनर ये ले लूं, इसके अंदर मैंने लिक्विड भर दिया और 3 पॉइंट ले लिया, 1 2 3,
अब मैं पूछ रहा हूँ प्रेशर एट 1, प्रेशर एट 2, प्रेशर एट 3 क्या होगा बताओ। हाँ, इक्वल होगा क्योंकि तीनों क्या है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं। तो प्रेशर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इनसाइड अ लिक्विड इज सेम। ठीक है, प्रेशर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इन अ लिक्विड इज सेम। अच्छा, अगर ये सिनेरियो होता तो 1 2 3, ये हो गया P1, ये हो गया P2, ये हो गया P3। अब बताओ, ये पॉइंट पे प्रेशर P3, ये पॉइंट पे प्रेशर P2, अब क्या अलग होगा कि सेम होगा? सेम होगा, पक्का? ठीक है, पॉइंट 1 पे कॉलम बनाओ, पॉइंट 2 पे कॉलम बनाओ, पॉइंट 3 पे कॉलम बनाओ, सेम है। ये पॉइंट पे ये कॉलम प्रेशर डालेगा, ये पॉइंट पे ये कॉलम, ये पॉइंट पे ये, तो क्या सेम लग रहा है? फिर ये सिनेरियो कब बनता है मालूम है? जब कंटेनर मूविंग हो। इसलिए मैंने कहा जब एक्सेलरेशन, क्या लिखा है, नेट एक्सेलरेशन इज, कुछ कंटेनर नॉन एक्सेलरेटिंग का फ्लूइड का मतलब क्या, अगर मान लो ये एक मैं कंटेनर लूं और उसको मैं ऐसा चला दूं तो फ्लूइड की लेयर ऐसी हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, बराबर। अगर फ्लूइड की लेयर टेढ़ी हो गई तब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए लिक्विड कॉलम ये, इसके लिए ये, इसके लिए, तो अरे भाई इसके ऊपर मान लो लिक्विड की 10 लेयर है, इसके ऊपर 50 और इसके ऊपर 100 है, तो यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, यहां कम या उससे कम, समझे? हाँ, अच्छा, ये सिनेरियो कब पैदा होता है? अभी रखे हुए फ्लूइड में तो ऐसा फ्लूइड टेढ़ा रहेगा नहीं ना। तो ये सिनेरियो कब आता है? जब कंटेनर एक्सेलरेट करे, समझे? तो ऐसा कोई केस हमें आएगा भी नहीं, लेकिन मैंने बता के रख दिया, ठीक है, कि जब फ्लूइड एक्सेलरेटिंग नहीं हो, एक्सेलरेटिंग मतलब जो जिसके अंदर फ्लूइड रखा गया है वो एक्सेलरेट नहीं हो रही है बॉडी, ठीक है, तो सिनेरियो कुछ ऐसा होगा, बराबर, या फिर ऐसा होगा, बराबर। तो उस टाइम पे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो प्रेशर होगा वो सेम ही होगा। समझ में आया? कोई डाउट है इसके अंदर? पक्का? तब सेम नहीं होगा, वो समझ गए ना? हाँ, कंटेनर तो है लेकिन उसमें लिक्विड भी है, लेकिन अब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर नहीं है। वो मूविंग कंटेनर का एग्जांपल है, जब कंटेनर मूव होता है तब ऐसा होता है, ठीक है, वो हमें नहीं है हमारे सिलेबस में, ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? पक्का? अब एक चीज है, पेज नंबर 30 पे आओ, आपके टेक्स्ट बुक पे एक डायग्राम है, वो डायग्राम में इधर बना देता हूं और आपको वो चीज बता भी देता हूं, ठीक है। तो इस तरीके का डायग्राम है, ये ठीक है। अब इसमें इतनी हाइट पे लिक्विड भरा हुआ है, दिख रहा है? जहां मैं बना रहा हूं ना, ये लिक्विड भरा हुआ है, तो सब में देखो लिक्विड यही हाइट पे, ठीक है। अब अगर आप देखने पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे शायद प्रेशर ज्यादा होगा, या यहाँ पे हो सकता है प्रेशर कम होगा, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, कितने बने, 1 2 3, यहाँ भी है, यहाँ प्रेशर, यहाँ प्रेशर, यहाँ प्रेशर, यहाँ प्रेशर। तो दिखने से कोई लोग बोलते हैं कि सर, किसको ऐसा लगता है यहाँ पानी नीचे की तरफ आ रहा है तो हो सकता है यहाँ प्रेशर कॉन्सेंट्रेट होगा, यहाँ पे पानी फैला हुआ है तो यहाँ हो सकता है प्रेशर कम हो, यहाँ और यहाँ कुछ अलग प्रेशर हो, ठीक है। लेकिन देखो आप यहाँ पे लिक्विड की जो हाइट है, सब लेवल में, सब जो भी कंटेनर का शेप कुछ भी होने दो, कंटेनर का शेप कुछ भी होने दो, लिक्विड की जो हाइट है सब में क्या है, सेम है। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, अभी यहाँ से अगर मैं कॉलम बनाऊं तो यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ पर अगर कॉलम बनाओ यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ पर बनाओ यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ, समझे? ठीक है। तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे लिक्विड की जो हाइट होगी वो क्या होगी, सेम ही होगी। बोलो क्लियर है? लिक्विड में जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, इसमें हमें लगता है ऐसा अलग अलग होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल द प्रेशर इनसाइड द लिक्विड विल बी सेम, ठीक है। तो लिखा है आपने, ये लिख लो इसको, एक लाइन छोड़ो, स्टार डालो, नोट करके लिखो, लिखा है ना आपने, फॉर नॉन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड, हाँ तो बस ना, तो ये स्टेटमेंट याद रखना, एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल द प्रेशर इनसाइड द लिक्विड इज सेम, ठीक है। ये हो गया हमारा हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। नेक्स्ट हमें क्या देखना है,
मर्क्यूरी बैरोमीटर, एक लाइन छोड़ो, स्टार डालो, लिखो मर्क्यूरी बैरोमीटर। इट इज अ डिवाइस, पहले उसका डेफिनेशन लिख लो, मर्क्यूरी बैरोमीटर। इट इज अ डिवाइस, इसके नाम में लिखा है बैरोमीटर, मीटर मतलब ये कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, BARO में, BARO में ये वर्ड आ रहा है बार, इट इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। इट मींस बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर। अब ये एक स्पेसिफिक प्रेशर मेजर करने के काम आता है, उस प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कहते हैं? तो बैरोमीटर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आई बात समझ में? हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वैसे तो बहुत तरीके एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने के, लेकिन हम जो अब यहाँ पे स्पेसिफिकली देखने वाले, दैट इज टू फाइंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूजिंग अ बैरोमीटर, ठीक है। अब मर्क्यूरी बैरोमीटर क्यों बोल रहे हो वो आगे समझ में आएगा। मर्क्यूरी बैरोमीटर लिखा आपने, 2 डॉट डालो, उसका डेफिनेशन लिखो। इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which is used, it is a device which is used, it is a device which is used to measure atmospheric pressure, to measure atmospheric pressure, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी मर्क्यूरी बैरोमीटर दिखता कैसे है, जरा ध्यान से देख लो, समझ लो, ठीक है। हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर हमने मर्क्यूरी फिल किया। क्या फिल किया? मर्क्यूरी, ओके, इतना समझ में आया? इसीलिए इसका नाम भी बड़ा मर्क्यूरी बैरोमीटर है, देखिए मर्क्यूरी यूज हो रहा है। अब हमने क्या किया, एक ट्यूब लिया, ट्यूब ना, लैब वगैरह में देखो आप, ऐसे ट्यूब होता है, वो ट्यूब लिया हमने, वो इस मर्क्यूरी में डुबाया, ठीक है। इस ट्यूब में क्या आ गया? मर्क्यूरी आ गया। और हमने क्या किया, उस ट्यूब के ऊपर ऐसा थंब रखा, उसको पलटी किया, उसको मर्क्यूरी के अंदर डाला और थंब हटा दिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। और ट्यूब पूरा फिल्ड था, लेकिन जैसे आपने डुबाया तो यहां से मर्क्यूरी, कुछ मर्क्यूरी एम्प्टी हो गया, ठीक है, बाकी फिल्ड है। क्लियर? क्लियर? इतने पार्ट में आपको दिखा कि मर्क्यूरी नहीं है, मतलब वो पलटी मारने में उतना सा पार्ट खाली हो गया, ओके, बाकी वो स्टेबल हो गया। फिर क्लियर है? इतना समझ में आया? पक्का? ठीक है, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं है ना, वहां पहले मर्क्यूरी था तो आपने सीधा रखा तो मर्क्यूरी था, जैसे आपने पलटी किया तो वहां से मर्क्यूरी हट गया, बराबर, मर्क्यूरी थोड़ा सा नीचे आ गया। अब उतने हिस्से में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट होता है? वैक्यूम, ओके, ये बोलो क्लियर है इतना? अब ये जो मेथड है एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड करने का, ये निकाला था टॉर्सिलीज ने, इसलिए हम इसको टॉर्सिलीज वैक्यूम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है, अब इस तरीके, इसको यूज करके हमें क्या करना है, अभी ये इसके बाजू में हम स्केल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? स्केल, ठीक है। हमें अभी तक हम ये एस्टैब्लिश भी कर चुके हैं कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे लिक्विड का प्रेशर सेम होता है, ठीक है, ओके। ये ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं 0.1, इसको मैं बोल देता हूं 0.2, तो इतना क्लियर है? 1 and 2 are at same horizontal level, okay. Therefore pressure at 1 is equal to pressure at 2. अब इसको ऐसे ही रहने दो, इक्वेशन 1। अब आप प्रेशर एट 1 निकालो। प्रेशर एट 1 इज इक्वल टू, ये पॉइंट नंबर 1 है, इसके ऊपर इतना कॉलम है मर्क्यूरी का। अरे बोलो क्लियर है? हाँ, तो कहना से प्रेशर एट 1 इज इक्वल टू रो
जी एच प्लस, या इसके ऊपर जो प्रेशर है उसको मैं पी नॉट बोल दूं, चलेगा? दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट। बोलो क्लियर? पी नॉट इक्वल टू 0। रीजन? रीजन वैक्यूम है, वैक्यूम में कोई प्रेशर थोड़ी होगा। तो कहना है से P1 इज इक्वल टू रो जी एच। इतना क्लियर? समझ में आया? पक्का? P2 पे बताओ कितना प्रेशर लग रहा है? P2 पे कौन प्रेशर लगा रहा है इधर पे? एटमॉस्फेयर। तो P2 इज इक्वल टू P ATM। बोलो इतना क्लियर है? पुट दिस P1 एंड P2 इन इक्वेशन 1। तो कहना राइट रो जी एच इज इक्वल टू P ATM। हाँ, तो कहना राइट P ATM इज इक्वल टू रो ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी इंटू एच ऑफ मर्क्यूरी, हाइट ऑफ मर्क्यूरी। अब समझो, अब ये मेथड यूज करके हम निकालते कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये समझ में आया? इक्वेशन कैसे आई? हाँ, मतलब अब P ATM मुझे मिल जाएगा अगर मैं रो, अगर मुझे ये पता है, ये पता है और ये पता है तो बराबर। अब ये पूरे सेटअप को हम ले गए सी लेवल पे। कहां पे? सी लेवल पे। तो हमने देखा, ये ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूं, ये हमने ऑब्जर्वेशन से देखा कि जो मर्क्यूरी यहां पे कॉलम के अंदर था ना, ये जो ट्यूब के अंदर जितने पार्ट में मर्क्यूरी था वो पार्ट था 76 सेंटीमीटर का। कितने का? तो H ऑफ मर्क्यूरी कितना आया मुझे? 76। बोलो क्लियर है? G की वैल्यू 10। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी होती है 13,600 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है? तो यहां पे हाँ, अच्छा ये तो सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो n⁻⁻²। और यहां पे मैं लिख दिया 13600 इक्वल टू P ATM। इसको कैलकुलेट करोगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा 1.01325 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट करके देखो, यही आएगा। ठीक है? या फिर कैलकुलेट मारो, 13 मारो ना, अरे मोबाइल होगा निकालो या मारो फटाफट। क्या आ रहा है बताओ मेरे को। समझा कि नहीं समझा? कोई डाउट है इसमें किसी को? अगर नहीं समझा तो बोलो, है कोई डाउट? वही आ रही है? ठीक है। तो दिस होल वैल्यू इज कॉल्ड एज 1 ATM। समझे? इसको हमने डिफाइन कर दिया, यही होता है 1। मतलब किसी एटमॉस्फेयर जो है किसी भी चीज पर कितना प्रेशर लगा रहा है, इतना। समझे? सी लेवल पे हमने फाइंड कर लिया इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कहना है फ्रॉम दिस कहना है 1 ATM इज इक्वल टू 1.01, बाकी का छोड़ दो, इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोलो इतना क्लियर है? साथ ही साथ क्या मैं एक और चीज बोल सकता हूं, 1 ATM इज इक्वल टू, अगर मैं 0.1 10⁵ हटा दूं ना दोस्तों, तो इसको मैं बार भी बोल सकता हूं। समझे? बोलो क्लियर है? 10⁵ की जगह मैंने क्या लगा दिया? बार लगा। बोलो क्लियर है? बोलो समझ में आया? बिकॉज 1 बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह हटा दिया मैंने, तो क्या हो गया? बार लग गया। बोलो क्लियर है? तो एटमॉस्फेयर 1 ATM की हमें यूनिट है। ठीक है? या फिर अगर मुझे, तो क्या मैं बोल सकता हूं दोस्तों, देखो ये प्रेशर और ये प्रेशर क्या सेम है? तो क्या मैं बोल सकता हूं एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो होता है जो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का कॉलम
किसी एक पॉइंट पे प्रेशर लगाए। अरे बोलो क्लियर है? एट सी लेवल 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का कॉलम जो प्रेशर लगाता है किसी पॉइंट पे, क्या उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं? हाँ, इसीलिए इस डेफिनेशन के हिसाब से 180 m को 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg भी बोला जाता है। समझे? हाँ, इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। आई बात समझ में? ये समझ में आया? देखो P80m क्या आया इस फॉर्मूले के हिसाब से? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या आया? क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये प्रेशर के बराबर था? ये प्रेशर क्या है? ये प्रेशर, ये पॉइंट का प्रेशर वही प्रेशर है जो ये पूरा मर्क्यूरी का कॉलम इस पॉइंट पे लगा रहा है। बराबर बराबर। तो कहना है से वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो होता है जो सी लेवल पे मर्क्यूरी का 76 सेंटीमीटर का लिक्विड कॉलम किसी पॉइंट पे लगाए। अरे बोलो क्लियर है? समझ में आया? इस तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन किया गया। समझ में आया? बोलो क्लियर है? बाय यूजिंग मर्क्यूरी बैरोमीटर क्या हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल लिया? समझ में आया कैसे निकाले? हाँ, बाय यूजिंग सिंपल लॉजिक, टू सिंपल लॉजिक। एक लिक्विड कॉलम का, दूसरा हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है। एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर इन द लिक्विड इज सेम। बोलो क्लियर है? समझ में आया? छापो। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी क्या होती है? दो वैल्यूज याद रखना दोस्तों, पहले लिख लो, मैं आपको बताऊंगा। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी याद रखो, डेंसिटी ऑफ वाटर याद रखो। एसआई यूनिट में डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितनी होती है? 13,600। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 1000। ये दो वैल्यूज बहुत काम में आएंगी। लिखो, छापो। गया लिख के। दो वैल्यूज याद रखने बोला रहेगी ना यार, नहीं याद है तो लिख लो। रो ऑफ Hg 13,600 पेज के ऊपर, रो ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। लिखा आपने? ये हो गया।
ये पूरा हो गया लिख के। 1 atm न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में इतना होता है, बार में इतना होता है, ठीक है। ये हो गया लिख के। इसका हो गया जो वो, इसके बाद में एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं वो लिखो। फ्रॉम द अबव डायग्राम इट इज क्लियर दैट one atm is the pressure applied by 76 centimeter of mercury column, 76 centimeter of mercury column on a liquid at sea level. Therefore, one atm can also be defined in terms of centimeter of Hg, which is as follows. लिख लो ये 1 atm is equals to 76 centimeter of Hg. हो गया लिख के। अब आप लोग के दिमाग में ये आया कि यहाँ पर मर्क्यूरी क्यों यूज किए और कुछ क्यों नहीं यूज किए, थोड़ा दिमाग लगा। अच्छा, पी एटीएम का फॉर्मूला क्या आया था, रो जी एच। मर्क्यूरी यूज किया इसके लिए हमने यहाँ एच जी लिखा था। कोई और यूज करते तो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वही आता। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विड यहाँ चेंज करने से बदल थोड़ी ना जाएगा, ठीक है। तो मान लो अगर मैं इसकी जगह वाटर यूज करूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या है 1.01 इंटू 10⁵ -5, ठीक है। अगर मैं यहाँ रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू एच यूज करूं, ठीक है, तो रो ऑफ वाटर कितना होता है, रो ऑफ वाटर इज 1000 इंटू ये 10 इंटू एच, ये कितना हो जाएगा 10⁴ इधर आएगा 1.01 इंटू 10⁵/10⁴ इज इक्वल टू एच। ये सब मीटर में हो रहा है, सब मीटर में। एच की वैल्यू जो भी आएगी मीटर में आएगी, 10⁴ ऊपर जाएगा तो क्या आएगा 1.01 इंटू 10⁵ इंटू 10 इज इक्वल टू एच 1.05 इंटू 10⁻⁴ तो 10 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 10.1 इज इक्वल टू एच, यानी एच की वैल्यू क्या है 10.1 मीटर। मतलब अगर मैं मर्क्यूरी की जगह वाटर यूज करता ना तो वाटर की हाइट कितनी आती 10 मीटर। अब 10 मीटर समझते हो कितना होता है, 1 मीटर इतना है तो 10 मीटर ये रूम के जितना होएगा, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा होगा, तो ट्यूब कितना बड़ा लेना पड़ता। मर्क्यूरी में 76 सेंटीमीटर में काम हो गया, 1 मीटर भी नहीं लगा, समझे। तो इसीलिए हम मर्क्यूरी उसके बहुत डेंस है वो, इसके लिए। आई बात समझ में। कोई पूछे तो बता देना क्यों यूज किए मर्क्यूरी, समझ में आएगा नहीं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है यूट्यूब मैनोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम, फिर व्हाट्सएप। लिखो यूट्यूब मैनोमीटर, एक लाइन थोड़ा स्टार डालो, लिखो यूट्यूब मैनोमीटर। इसके भी नाम यूट्यूब, ऐसा लिखो यूट्यूब मैनोमीटर, MANOMETER, यूट्यूब मैनोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर लिखा आपने। It is a device which is used to measure absolute pressure or pressure of gas, मीटर लिखा हुआ है, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट ही होगा, क्या यूज कर मेजर करने, प्रेशर से डील कर रहे हैं हम लोग यहाँ लिक्विड में, तो क्या मेजर करने के काम आता है ये प्रेशर, ठीक है। मेजर
एब्सोल्यूट प्रेशर और गैस प्रेशर। ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस निकालना है या कहीं का प्रेशर निकालना है तो हम यूट्यूब मैनोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, लिखो यूट्यूब मैनोमीटर, यूट्यूब स्टार डालो, लिखो यूट्यूब मैनोमीटर का डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिखो इट इज अ ट्यूब बेंट इनटू यू शेप and is used to measure pressure. It is a tube bent in U shape and is used to measure pressure. ठीक है, अब कैसे मेजर करते हैं समझो। एक ट्यूब है जो यू शेप में बेंड होता है ऐसे कुछ। ठीक है, ये होता है यू ट्यूब। ओके, इसी को बोलते हैं यूट्यूब मैनोमीटर। यही है आपके जो सामने, इसी को बोलते हैं यूट्यूब मैनोमीटर। अब इसमें हम एक फ्लूइड डालते हैं जिसको हम कहते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड, मोस्टली मर्क्यूरी होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? मैनोमेट्रिक फ्लूइड। अब जिस भी चीज का प्रेशर मेजर करना है, मतलब मान लो यहाँ पे अगर एक कोई चेंबर है जिसमें गैस है, इसका प्रेशर मेजर करना है तो हम इस यूट्यूब को इस गैस चेंबर से कनेक्ट कर देते हैं। बोलो क्लियर है? इतना समझ में आया? समझ में आया? तो अच्छा, इस यूट्यूब मैनोमीटर में मैंने कहा एक फ्लूइड भी होता है, इसको हम क्या कहते हैं? क्योंकि ये मैनोमीटर में है और फ्लूइड है, इसके लिए मैनोमेट्रिक फ्लूइड। अब देखो इसमें कैसे दिमाग लगा के हम लोग प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। आप मुझे बताओ, ये साइड पे क्या है? गैस है। इतने पार्ट में क्या है? मैनोमेट्रिक फ्लूइड है। और इसके ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर। तो यहाँ ऊपर से क्या प्रेशर लगा रहा होगा? यहाँ पे PATM लग रहा होगा, PATM। ठीक है, बोलो क्लियर है? अच्छा, अब ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं भी हो सकता है। हमने जैसे इसको गैस चेंबर से कनेक्ट किया, गैस कुछ प्रेशर लगाई यहाँ पे, मान लो गैस में प्रेशर लगाया लगाया लगाया, यहां तक लिक्विड आके रुक गया। इसका मतलब क्या? अब गैस का प्रेशर और लिक्विड का प्रेशर सेम हो गया। ये एग्री करते हो? अब यहाँ आके फ्लूइड रुक गया, हो सकता है पहले फ्लूइड यहाँ रहा होगा, जैसी गैस चेंबर से कनेक्ट किया, गैस ने इस पे प्रेशर लगा, यहाँ आके फ्लूइड रुक गया। इसका मतलब गैस का प्रेशर और फ्लूइड का प्रेशर अब सेम हो गया। ठीक है, हम इस पॉइंट को पॉइंट नंबर 1 कहते हैं, चलेगा? ठीक है, क्या पॉइंट नंबर 1 ही गैस का प्रेशर है? क्योंकि गैस का प्रेशर उतना ही है जितना लिक्विड का है, तो पॉइंट नंबर 1 पे गैस प्रेशर अप्लाई कर रही है, तो मैं गैस प्रेशर भी बोल सकता हूं। ठीक है, तो इसको मैं P ऑफ गैस बोल देता हूं, बोलो चलेगा? ठीक है, अच्छा, वी नो दैट एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इन अ लिक्विड प्रेशर इज। तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, इसको अगर मैं पॉइंट नंबर 2 दे दूं तो चलेगा? तो कहना है से पॉइंट 1 and 2 are at, बोलो, same horizontal level. Therefore, pressure at 1 will be equal to pressure at 2. ये हो गई इक्वेशन 1। अब प्रेशर एट 1 निकालते हैं हम लोग। प्रेशर एट 1 इज इक्वल टू प्रेशर बाय गैस है, इसको छोड़ दो, साइड में रखो। प्रेशर एट 2, बताओ मेरे को, क्या प्रेशर एट 2 पे इतनी हाइट का लिक्विड कॉलम है? तो लेट दिस हाइट बी h। बोलो क्लियर है? तो कहना है से प्रेशर एट 2 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम प्लस उसके ऊपर पूरा का पूरा PATM। तो कहना है से प्रेशर एट 2 इज इक्वल टू रो GH प्लस PATM। बोलो इतना क्लियर है? 2 आ गया। पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो कहना है से प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू रो GH प्लस PATM। कैसे मैं प्रेशर ऑफ गैस निकाल सकता हूं? आओ देखते हैं कैसे। रो क्या होगा? मैनोमेट्रिक फ्लूइड हमने डाला है, हमको पता होगा उसका रो क्या है। हाँ, रोज की वैल्यू, G की वैल्यू, H देख के निकालेंगे। H देखेंगे ना, यहाँ से, यहाँ स्केल लगी होती है। ठीक है, जैसे हम मैनोमीटर में बताया था, वैसे यहाँ पे भी स्केल लगी होती है। ये स्केल पे देख के H की वैल्यू आ जाएगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट है, क्या गैस प्रेशर आ जाएगा?
हाँ, अगर गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, इससे भी ज्यादा होता, तो फ्लूइड और नीचे जाता, वहां से और राइज होता, H की वैल्यू कुछ और आती। समझे है क्या नहीं? इस तरीके से यूट्यूब मैनोमीटर यूज करके गैस का प्रेशर हम निकालते हैं। बोलो क्लियर है? समझ में आया? अच्छा, अब एक चीज और समझ लो दोस्तों, जब हम ये जो गैस वाला प्रेशर है, इसका एक और नाम है, इसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलो पहले ये लिख लो, ये लिख लो, उसके बाद वो कर लेंगे। छापो ये, छापो। हुआ क्या? बाकी किसी का हो गया? सभी का? बढ़ो आगे। हमें अभी क्या आया? एक इक्वेशन आई, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू रो जी एच प्लस TATM। मुझे आप ये जो भी हम मैनोमीटर से कनेक्ट करते हैं, जो भी चैम्बर, वहां पे हमें जिस भी चीज का प्रेशर निकालना है, यानी मान लो कहीं फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसका प्रेशर निकालना है, कोई गैस का चैम्बर है, उसका प्रेशर निकालना है, तो उस चैम्बर का जो हम प्रेशर निकालते हैं, कोई जगह में अगर हमने प्रेशर डेवलप करके रखा है, उस जगह का अगर हम प्रेशर फाइंड कर रहे हैं, उस प्रेशर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या बोलते हैं? यानी कोई भी जगह जहां पे प्रेशर डेवलप करके रखा है, वहां फाइंड करना है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बराबर ना? क्या ये मैनोमीटर की रीडिंग थी? ठीक है, जो चीजें कोई जो मेजरिंग के लिए काम आती है ना, ऐसी चीजों को हम गेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस प्रेशर का एक नाम पड़ा समझे क्या? रो जी एच को, क्योंकि रो जी एच की जो रीडिंग है वो कौन देगा आपको? मैनोमीटर देगा ना, उससे आ रही है, इसलिए हम उसके प्रेशर को क्या कह रहे हैं? गेज प्रेशर। अच्छा, तो इससे मैं गेज प्रेशर का ये फॉर्मूला बना सकता हूं क्या? एब्सोल्यूट प्रेशर
एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू क्या आएगा? ये इक्वेशन लिख सकता हूं। गेज प्रेशर निकालना है या मैनोमीटर का प्रेशर निकालना है तो हम डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे अपना हाइड्रोस्टैटिक कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हुआ? अभी इसके अंदर हमारा हाइड्रोडायनेमिक का पार्ट बाकी है और इसके अलावा इसी चैप्टर में हमको एक और फ्लूइड के रिलेटेड टॉपिक देखना है, वो सरफेस टेंशन। वो भी अपने आप में अच्छा खासा टॉपिक है। सरफेस टेंशन, फिर एक्सेस प्रेशर, फिर कैपिलरी राइज, कैपिलरी फॉल, ये सारी चीजें। ठीक है, अभी फिलहाल खाली हमारा हाइड्रोस्टैटिक कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे दैट विल बी हाइड्रोडायनेमिक। अब फ्लूइड किसमें होगा? फ्लूइड अब मूव होना चालू हो जाएगा। अभी तक हमने देखा फ्लूइड सीधे कंटेनर में रखा हुआ था, अब फ्लूइड मूव होगा। आपने हो गया। एक लाइन छोड़ो, स्टार डालो, देखो फ्लूइड डायनामिक्स। देखो स्टार डालो, देखो फ्लूइड डायनामिक्स। अब फ्लूइड डायनामिक्स का हम पहला कंसेप्ट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है कंटिन्यूटी इक्वेशन। इसका नाम है कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन को समझने से पहले एक चीज हमको और समझ में आनी चाहिए, रेट ऑफ फ्लो क्या होता है। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो। मान लो अब फ्लूइड मूव हो रहा है, कंटेनर रेस्ट पर है, फ्लूइड मूव हो रहा है। मान लो ये कोई पाइप है, इसके अंदर फ्लूइड मूव हो रहा है। क्लियर? ठीक है, इसका कोई भी क्रॉस सेक्शन उठा ले। मान लो ये क्रॉस सेक्शन का मतलब मैंने पाइप का कोई भी एक ऐसा टुकड़ा निकाला, तो कुछ वो ऐसा होगा क्या? हाँ, ऐसा दिखेगा। इतने टुकड़े में से कंटिन्यू पानी जा रहा होगा। तो मैंने क्या किया, एक सेकंड के लिए हर सेकंड कितना पानी फ्लो हो रहा है। क्या बोला मैंने? हर सेकंड कितना पानी फ्लो हो रहा है। अब पानी जब इसमें से फ्लो होगा तो पानी का फ्लो तो 3 डायमेंशन में होगा। ये एरिया, अब मान लो मैंने यहां पे पानी आया इतने पूरे एरिया में, मैंने इसको dt टाइम दिया। कितना टाइम दिया? dt टाइम में मान लो पानी, ये पानी इतना वॉल्यूम में आगे बढ़ा। बोलो क्लियर है? हाँ, तो ये एरिया मल्टीप्लाई बाय ये लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ क्या आ जाएगी? वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है, बोलो क्लियर है? अब ये dt की वैल्यू अगर मैं 1 सेकंड रख दूं तो क्या मुझे ये पता चल जाएगा 1 सेकंड में कितना मीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम ना। बोलो, अगर मैंने ये चेक किया कि 1 सेकंड में कितना मीटर क्यूब ऑफ पानी किसी क्रॉस सेक्शन में से पास हो रहा है, ठीक है, तो उसको मैं लिख कैसे सकता हूं? मान लो मैंने देखा 1 सेकंड में 10 लीटर पानी फ्लो हुआ। लीटर भी वॉल्यूम की यूनिट होती है, पता है ना? बोलो, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। अरे बोलो क्लियर है? हाँ, तो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकता हूं, मतलब ये भी वॉल्यूम की यूनिट हुई ना। बोलो, अगर मान लो 10 लीटर पानी 1 सेकंड में जा रहा है, तो ये जो चीज है, ये जो क्वांटिटी मेरे सामने आई, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो। देखो, रेट ऑफ एनीथिंग इसका मतलब क्या? टाइम के साथ किसी चीज का रिलेशन।
या टाइम के साथ उस चीज के चेंज होने को, या जब भी वर्ड रेट आया नीचे समझ लेना डिनोमिनेटर में क्या होगा, टाइम, यानी टाइम के साथ उस चीज का क्या चेंज होने वाला है वो हमें रेट बताता है। बोलो क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है? तो रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या कि एक सेकंड में कितना लीटर पानी क्रॉस सेक्शन में से जा रहा है। क्रॉस सेक्शन मतलब समझे ना, एक छोटा सा टुकड़ा ले लो पाइप का और ये चेक करो एक सेकंड में इनमें कितना पानी जा रहा है, कितना पानी जा रहा है, कितना पानी जा रहा है। समझे? अगर एक सेकंड में 10 लीटर गया, अगले सेकंड 20 लीटर, अगले सेकंड 30 लीटर, मतलब रेट ऑफ फ्लो बढ़ रहा है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ये बोलो क्लियर है? या हो सकता है कोई नदी में बाढ़ आई होगी, हर सेकंड पानी बढ़ता जा रहा है। बोलो क्लियर है? अगर एक पाइप का क्रॉस सेक्शन लिया मैंने, एक सेकंड में 10 लीटर, अगले सेकंड में 8 लीटर, अगले सेकंड में 6 लीटर, इसका मतलब रेट ऑफ फ्लो कम हो रहा है। इससे आप बोल सकते हो कोई नल बंद कर रहा होगा तो पानी का फ्लो, मोटर बंद कर दिया, पानी का फ्लो कम हो गया, म्युनिसिपैलिटी ने पानी बंद कर दी, पानी का फ्लो कम हो गया। आई बात समझ? मतलब उतने एरिया में सब कम पानी जा रहा है। तो आपको ये समझ में आ रहा है रेट ऑफ फ्लो हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं? पानी कितना जाड़ा या मोटा, यानी पानी कहीं पे मान लो रेट ऑफ फ्लो अच्छा है, इसका मतलब रेट ऑफ फ्लो ज्यादा है, इसका मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में से एक सेकंड में ज्यादा पानी पास हो रहा है, यानी वहां पे पानी की सप्लाई अच्छी है। क्या इससे मैं ये आइडिया लगा सकता हूं? अगर पानी का रेट ऑफ फ्लो, पाइप में से रेट ऑफ फ्लो पानी का कम आ रहा है, इसका मतलब पानी की सप्लाई ठीक नहीं है। तो आप समझ रहे हो ना, हमको पानी की फिजिक्स पढ़ना है तो कुछ टर्म्स तो डिफाइन करने पड़ेंगे फ्लो के लिए, फ्लो के लिए, बराबर? ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ। तो हमने डिफाइन किया एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में एक सेकंड में से कितना लीटर पानी जाएगा। लीटर का मतलब कितनी वॉल्यूम ऑफ वाटर गया। आई बात समझ में? उसी को हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो। उसको हम क्या कहते हैं? तो ऊपर क्या रहेगी? वॉल्यूम, नीचे क्या रहेगा? तो इस रेशियो को हमने एक, ये V/T को ही हम क्या कहते हैं? बोलो, रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ, अब रेट ऑफ फ्लो बार बार लिखो, अच्छा लगेगा आपको? नहीं, तो इसको हमने एक सिंबल दे दिया Q। क्या दे दिया? तो दिस Q इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रेट ऑफ फ्लो। समझ में आया? ठीक है। और रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या होता है? पर सेकेंड किसी क्रॉस सेक्शन में से कितना पानी फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो कितना लीटर का मतलब वो वॉल्यूम होगी। अरे बोलो, तो कहना है राइट दिस एज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। क्लियर है? पक्का? ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर क्यूब पर सेकेंड। अरे बोलो, कोई डाउट है इसके अंदर? पक्का? यहां तक समझ में आया? बहुत सी जगह पे आपको Q की वैल्यू ये भी देखने को मिलेगी। वॉल्यूम को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? A इंटू L/T। हाँ, L/T। क्या मैं इसको वेलोसिटी लिख सकता हूं? हाँ, तो कभी कभी आपको ये फॉर्मूला हर जगह मिलता है रेट ऑफ फ्लो का, वो कोई नहीं बताता। अब ये फॉर्मूला रेट ऑफ फ्लो का देखने के बाद आप आदमी को समझ में ही नहीं आता ये मीटर क्यूब पर सेकंड कैसे हुआ, यहाँ टाइम तो है ही नहीं। तो अब आप एरिया की यूनिट देखो क्या होगी? मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की क्या होगी? मीटर पर सेकंड। तो ये वैसे भी मीटर क्यूब पर सेकंड ही होगा। समझे? हाँ, इसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो ये भी बोल सकते हो। इसी का एक और नाम है डिस्चार्ज। पानी कितना डिस्चार्ज हो रहा है? इतना लीटर पर सेकंड। समझे? रेट ऑफ फ्लो को ही एक और नाम दिया गया, इसी को हम क्या कहते हैं? डिस्चार्ज। क्या इससे तुम्हें फ्लो का आइडिया हो सकता है? एक फ्लो कैसा हो रहा है, क्या इसका आइडिया आप दे सकते हो? बाय आइडेंटिफाइंग दिस क्वांटिटी नोन एज डिस्चार्ज और रेट ऑफ फ्लो। अगर मान लो कहीं पे रेट ऑफ फ्लो 1000 है, इसका मतलब क्या? 1000 मीटर क्यूब पर सेकंड जा रहा है किसी क्रॉस सेक्शन से। 1000 मीटर क्यूब। आइए बात समझ में। अब इसको अगर मैं लीटर में कन्वर्ट करूं तो 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, बराबर? तो 1 मीटर क्यूब 10⁻³ लीटर होगा। तो अगर 1000 मीटर क्यूब समझ रहे हो, 10⁻⁶ लीटर, 1 मिलियन लीटर,
1 सेकंड में फ्लो हो रहा है, मतलब ये बहुत पानी हुआ ना। अरे 1 सेकंड में कहीं से 1 मिलियन लीटर जाना बोले तो बहुत ही हुआ ना। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? हाँ, तो ये क्वांटिटी है रेट ऑफ फ्लो विच इज यूज्ड फॉर फ्लूइड फ्लो। जहां फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा वहां पर ये यूज किया जाता है। बोलो क्लियर है? ये पता करने के लिए कि हाँ भाई कि कितना रेट ऑफ डिस्चार्ज कितना है फ्लूइड का, रेट ऑफ फ्लो कितना है फ्लूइड का, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में से कितना फ्लूइड जा रहा है, ये अगर या हमें ये पता हो कि रेट ऑफ फ्लो कितना है। अगर मान लो कोई नदी में से पाइपलाइन छोड़ना है घरों में, हमें पता है रेट का जो नदी का जो रेट ऑफ फ्लो है वो कितना है, उस हिसाब से अगर उसमें हमने रेट ऑफ फ्लो डाला तो क्या हमें एरिया ऑफ पाइप निकाल सकते हैं हम लोग? तो हमें पता चलेगा पाइप कितना मोटा लगाना चाहिए। अरे आ रही है बात समझ में? हाँ बोलो। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो का आइडिया समझ में आया क्या होता है? तो लिखो रेट ऑफ फ्लो क्यू, रेट ऑफ फ्लो ब्रैकेट में क्यू, रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज और ब्रैकेट में लिखो क्यू। तो क्वेश्चन में डिस्चार्ज बोले, रेट ऑफ फ्लो बोले, आपको समझ में आना चाहिए बात किसकी हो रही है? क्यू की। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो, इट इज डिफाइंड एज rate of flow, it is defined as the volume of fluid, the volume of liquid, ऐसा लिखो, the volume of liquid flowing through a cross section per second। अब इसका एक और, ये तो कंसेप्चुअल डेफिनेशन हो गया कि एक क्रॉस सेक्शन में से पर सेकंड कितना वॉल्यूम ऑफ पानी जा रहा है, उसके मेजर को, वो जो मेजर है उसी को हम क्या कहते हैं? फ्लो। अब इसको मैथमेटिकली ओ आर और लिखो और इसका डेफिनेशन लिखो। एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, वो क्या? रेट ऑफ फ्लो इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो पर यूनिट टाइम, है ना? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप लिखा इतना आपने। तो अभी मैथमेटिकली जो इक्वेशन लिखी उसके हिसाब से मेरे को बताओ। हाँ दोस्तों, मैथमेटिकल जो इक्वेशन लिखी, क्या डिफाइन किया आपने रेट ऑफ फ्लो को? रेट ऑफ फ्लो इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम जानते हैं कि v बराबर होता है a इंटू एल के या a इंटू एच, कुछ भी लिखो। यहां मुझे वेलोसिटी बनानी है इसलिए मैं l लिख रहा हूं। q इज इक्वल टू वॉल्यूम की जगह पे क्या आएगा? ये वॉल्यूम है ना, तो a इंटू एल बाय टी। तो q कैन ऑल्सो बी रिटन एज a इंटू v। v क्या है यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी, समझ में आया? और इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, या लीटर्स पर सेकंड भी हो सकती है ना? 1 मीटर क्यूब इक्वल टू नहीं 10⁻³ लीटर पर सेकंड भी हो सकता है, लीटर पर सेकंड। ठीक है, ये लिख लो पहले, ऐसा यूनिट में लिखो, लीटर मीटर तो बात की यूनिट है, वो देख लेंगे। और यहां लिख देना 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। लिखो जल्दी। एक लीटर कितना होता है? 10⁻³ मीटर क्यूब, या फिर
1 मीटर क्यूब बराबर 10⁻³ लीटर। यानी सिंपल ये समझ लो कि तुम्हारे पास 1 मीटर बाय 1 मीटर का अगर एक कंटेनर है ना, तुम गारंटी से बोल सकते हो उसके अंदर 1000 लीटर पानी आएगा। यही बात समझ में? कन्वर्जन है सिंपल। बोलो क्लियर? समझ में आया इतना? इसके बाद एक इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, एक कंटिन्यूटी इक्वेशन है, एक दूसरा बर्नौलीज इक्वेशन। ये दोनों हमें देखना है, लेकिन अभी अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो खत्म नहीं हो पाएगा अच्छे से। ठीक है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौलीज इक्वेशन दोनों भी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना। ये समझ में आया? डिस्चार्ज और रेट ऑफ फ्लो का ये फॉर्मूला कैसा है, ये समझ में आया? हाँ ठीक है, कन्वर्जन भी लिख लिए ना। आज के लिए बस इतना।